अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में 10th क्लास चैप्टर 11 का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जिस तरह चैप्टर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, इसी तरह साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउंड के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन चार इसकी करेक्टरिस्टिक चार पांच है, हम ओनली दो ही डिस्कस करेंगे। एक लाउडनेस क्या है और लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स को भी देखेंगे। फिर इसके बाद पिच क्या है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। इधर तक हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट करना है। लाउडनेस क्या है और पिच क्या है, दो करेक्टरिस्टिक्स आज हमने साउंड की डिस्कस करनी है, दो। तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन है लाउडनेस की। लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी लाउडनेस किसकी करेक्टरिस्टिक है? साउंड की, जिस वजह से हम बुलंद और मध्यम आवाज़ में डिस्टिंग्विश कर सकें, इसको कहते हैं लाउडनेस। क्या है लाउडनेस? लाउडनेस साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिस वजह से हम बुलंद, लाउड और फेंट मध्यम साउंड के बिटवीन डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ये लाउडनेस की डिफाइन थी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दो छोटी सी हमने एग्जांपल्स लिए हैं कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं, ये वाले फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कह लो कि क्लासरूम में बैठे और आराम से बातें करते हैं। लेकिन अगर पब्लिक गैदरिंग है, उधर उनको एड्रेस करना है, फिर ज़्यादा लाउड बोलना पड़ता है, तो उधर लाउड स्पीकर भी लगे होते हैं। इससे पता चला कि जब ये फ्रेंड्स आपस में बात करेंगे इनकी साउंड मध्यम होगी, और जब पब्लिक गैदरिंग में एड्रेस करना है, पब्लिक गैदरिंग में बोलना है, फिर आवाज़ लाउड करना पड़ती है। तो फिर इससे भी पता चला लाउड यानी बुलंद आवाज़ और फेंट मध्यम आवाज़। तो फिर लाउडनेस क्या है? बुलंद आवाज़। अब नेक्स्ट देखना है कि लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तीन फैक्टर्स हैं: एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाउडनेस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेम लिखो इन तीनों के ओनली, फिर नेम लिखने हैं। अब इन तीनों को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर चुके हुए हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बेसिकली लाउडनेस एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली होती है, यानी एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे लाउडनेस भी इंक्रीज होती है। और ये एमसीक्यू पेपर में आ चुका हुआ है बोर्ड में कि लाउडनेस मेन किसके साथ लाउडनेस रिलेट करती है? एम्पलीट्यूड के साथ। यानी एम्पलीट्यूड इंक्रीज करें तो लाउडनेस भी इंक्रीज होती है। ये एमसीक्यू आ चुका हुआ है पेपर में। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। वेव्स बनी हुई हैं दो। इस वेव के केस में अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड कम है, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मेन से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेसमेंट कम है, यानी एम्पलीट्यूड कम है, और इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड इस केस में कम, इस केस में ज़्यादा। फिर जिस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउड साउंड होगी, जिस केस में एम्पलीट्यूड कम है लाउड साउंड नहीं होगी, क्वाइट साउंड होगी, मध्यम साउंड होगी। तो फिर स्मॉल एम्पलीट्यूड लाउडनेस कम, लार्ज एम्पलीट्यूड लाउडनेस ज़्यादा। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली एम्पलीट्यूड पे। जैसे हमने साइड पे एक दूसरी एग्जांपल ली है, ड्रम जो है, ड्रम को जब स्टिक मारते हैं, या कह लो कि ढोल है, तो ढोल के केस में, ड्रम के केस में इनकी इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन क्या होती है बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आउटर बॉडी को मेम्ब्रेन कहेंगे। इनकी मेम्ब्रेन्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और इसलिए हमें ड्रम के केस में भी लाउड साउंड सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से लाउडनेस क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया के केस में भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसके एरिया पे कैसे डिपेंड करती है लाउडनेस। लार्जर एरिया लाउडर साउंड, यानी जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी साउंड की लाउडनेस ज़्यादा साउंड लाउड होगी। ठीक है, जैसे दो ड्रम्स लिए हैं, इस ड्रम का एरिया स्मॉल है, कम
लाउडनेस होगी, इस केस में ड्रम का एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा लाउडनेस होगी। ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल ट्यूनिंग फोर्क की ली है। ट्यूनिंग फोर्क को इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्यूनिंग फोर्क के दो प्रोंग्स होते हैं, ये इसका स्टेम होता है। जब इसको रबर हैमर के साथ मारें, रबर के हथौड़े के साथ जब इसको मारें तो इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जब जब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को अपने कानों के पास लेकर जाएंगे, बहुत कम साउंड सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही हम इस ट्यूनिंग फोर्क को टेबल के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल ऐसे कर देंगे, वर्टिकल, फिर गूंज ज़्यादा सुनाई देगी, फिर इस केस में गूंज ज़्यादा सुनाई देगी। ये बेसिकली सेकंड ईयर में एक्सपेरिमेंट भी है, उधर भी हम प्रूव करेंगे। तो ये एरिया पे देखिए कि कैसे लाउडनेस डिपेंड करती है। ज़्यादा एरिया होगा तो लाउडनेस साउंड की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा या कम होगा फिर क्या होगा, लाउडनेस डिक्रीजेस, लाउडनेस कम हो जाती है। इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज होने से लाउडनेस डिक्रीज हो जाती है। कैसे, यानी बुलंद आवाज़ हमें क्यों सुनाई नहीं देती जब डिस्टेंस बढ़ जाए। जैसे हम कहेंगे नासिर मदनी जो है वो तकरीर कर रहा है और लाउड स्पीकर के पास अगर हम रहेंगे तो हमें बहुत बुलंद आवाज़ सुनाई देगी। वो माँ की शान जो है वो बयान कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी जब हम लाउड स्पीकर के पास होंगे। लेकिन जैसे ही लाउड स्पीकर से दूर चलते जाएंगे, जिस हवेली में, जिस मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है, अगर दूर से जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे तो उसकी आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी आवाज़ में जो बुलंदी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे लाउडनेस डिक्रीज़ होती है, एम्पलीट्यूड बेसिकली डिक्रीज़ होता है साउंड वेव का, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने से लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ऊपर हम एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन पढ़ चुके हैं इसका। तो कैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से, ये फिगर हमने समझना इस फिगर को। इस फिगर में इधर ये कोई सोर्स है साउंड प्रोड्यूस करवा रहा है, ये भी सोर्स है साउंड प्रोड्यूस करवा रहा है। इस केस में हम देखें तो ओनली एक वेव इधर तक बनी हुई है और हाफ वेव ये है, हाफ वेव इस केस में बनी हुई है। और ये पर्सन को बिल्कुल सही आवाज़, फुल आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन दूसरी फिगर में अब ये पर्सन जो है, अब ये बंदा थोड़ा सा दूर चला गया, इस सोर्स से थोड़ा सा दूर चला गया। जब दूर जाएगा तो यही वेव को आगे को खींचना पड़ेगा। जब वेव को आगे को खींचेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यही रीज़न है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने से लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ किया हमने, डिस्टेंस इंक्रीज़ किया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो गया, एम्पलीट्यूड के डिक्रीज़ होने से लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो ये थी लाउडनेस की डिपेंडेंस तीन फैक्टर्स पे, एम्पलीट्यूड पे, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे, और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं कि पिच क्या है। अब नेक्स्ट पिच क्या है। पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, यानी भारी और बारीक आवाज़ में डिस्टिंग्विश हम किस करेक्टरिस्टिक से कर सकते हैं, पिच से कर सकते हैं। पिच बेसिकली ये भी साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिससे हम श्रिल, भारी और बारीक आवाज़ के बिटवीन डिस्टिंग्विश कर सकें। जैसे हम कहते हैं कि मर्दों की आवाज़ भारी होती है और औरतों की आवाज़ बारीक होती है, उनकी चीखने वाली आवाज़ होती है और मर्दों की आवाज़ भारी होती है। डिफ़ाइन के बाद MCQ है, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अभी पढ़ चुके हैं लाउडनेस क्लोजली किसके साथ रिलेट करती है, बस एम्पलीट्यूड के साथ। और पिच किसके साथ रिलेट करती है, यानी पिच ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, ये भी MCQ है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा पिच होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग है इस स्टेटमेंट का उलट भी पॉसिबल है, यानी लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। फिर अगेन MCQ, ये भी MCQ था, दूसरा MCQ, एक ये MCQ था, थर्ड MCQ। फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन, यानी लेडीज़ की
वुमेन की और चिल्ड्रंस की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फिर उनकी पिच भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैन। देयर फॉर द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रील ऑफ हाई पिच। पिच और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन रिलेशन देखने के लिए साइड पे ये फिगर है। फिगर में अगर हम देखें ध्यान से तो ये वेव फॉर्म बनी हुई है, इधर भी इधर लिखा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या मीनिंग है इसका? बेसिकली फ्रीक्वेंसी को चैप्टर प्रीवियस में डिफाइन कर चुके हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी वेव्स बने उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में एक इधर से शुरू होकर एक वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव अभी हाफ है, यानी 2.5 वेव्स बनी हैं इस केस में कितनी वेव्स बन रही हैं? 1 2 3 4। इस केस में 4 वेव्स और यानी 4.5 वेव्स बन रही हैं, और इस केस में 2.5 वेव्स बन रही हैं। तो फिर इस केस में वेव्स ज़्यादा बनी, इस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस केस में फ्रीक्वेंसी कम है। तो फिर लो फ्रीक्वेंसी होगी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। ये डिपेंडेंस थी पिच की, जनरली मेन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और एमसीक्यू देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी से इससे हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।